नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। 2 सेशन हमारे हो चुके हैं। हमने सबसे पहले डिस्कस किया था वोकेबलरी पार्ट कि वोकेबलरी में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और उसके बाद में स्पेलिंग टेस्ट। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा ग्रामर पार्ट। ग्रामर पार्ट में हमारे पास क्या है, हमारे पास अलग अलग चैप्टर्स है। सबसे पहले हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिस्कशन शुरू किया, जिसमें हमने पढ़ा नाउन कि भाई नाउन चैप्टर किस तरीके से आता है, नाउन क्या है। फिर सेकंड था हमारा प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, सिक्स्थ प्रेपोजिशन, और सेवन्थ जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं, तो सेवन्थ जो हमारा टॉपिक है वो है कंजंक्शन। सेवन्थ जो टॉपिक है हमारा वो है कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की अगर हम लोग बात करें तो कंजंक्शन जो है वो क्या है, तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन और कनेक्ट टू वर्ड्स clauses, comma, sentences। तो दोस्तों कंजंक्शन जो है वह एक शब्द है जो जोड़ता है, किसको जोड़ता है, वर्ड्स को यानी कि शब्दों को, क्लॉजेज यानी कि वाक्यांशों को, और सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों को। तो अंग्रेज़ी में वो शब्द जो 2 शब्दों को, 2 वाक्यांशों को और 2 वाक्यों को जोड़ता है उसे हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो मैंने सेंटेंस लिख दिया कुछ इस तरीके से, रवि एंड अनिल आर गुड फ्रेंड्स। ये मेरे पास यहाँ पर सेंटेंस आ गया। क्या आ गया, रवि एंड अनिल आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, रवि जो है ये हमारा पहला सब्जेक्ट है, ये एक वर्ड है, एक शब्द है। रवि के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये नाउन है, संज्ञा है। कौन से टाइप का प्रोनाउन है, नाउन है, सॉरी, प्रॉपर नाउन है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर देखिए यहाँ हमें एक शब्द नज़र आया एंड। तो एंड क्या कर रहा है, एंड रवि और अनिल को जोड़ रहा है। तो एंड इस सेंटेंस में हमारा क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन को हिंदी में संयोजक भी बोलते हैं, ठीक है। कंजंक्शन को हिंदी में क्या बोल देते हैं, संयोजक। ओके। अब यहाँ जो हमारा सब्जेक्टिव पार्ट है रवि एंड अनिल, वो कैसा है, प्लूरल है। तो इसलिए आगे हमने यहाँ पे जो वर्ब यूज़ किया है वो वर्ब भी हमारा कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है। और ये जो गुड है ये एडजेक्टिव है, विशेषण है। हमने पढ़ा था कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इसकी विशेषता गुड बता रहा है। कैसे दोस्त, अच्छे दोस्त। तो इस सेंटेंस में एंड जो है ये हमारा कंजंक्शन है। क्यों, क्योंकि ये रवि और अनिल, ये दो शब्द हैं, इनको क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखो।
कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मैंने लिखा आई डू नॉट केयर वेदर यू स्टे और यू लीव। ये सेंटेंस हमने यहाँ पे डेवलप किया। आई डू नॉट केयर वेदर यू स्टे और यू लीव, कि भाई मुझे कोई परवाह नहीं है तुम यहाँ रुकते हो या जाते हो। तो यहाँ पर देखिए आई डू नॉट केयर वेदर यू स्टे, तो ये जो है ये हमारा एक क्लॉज हो गया, एक वाक्यांश हो गया। और यू लीव ये हमारा जो है दूसरा वाक्यांश हो गया, क्लॉज नंबर 2। ठीक है। और यहाँ पर देखिए वेदर और ये दो कंजंक्शन हमने यूज़ किए हैं। अब ये जो दोनों हैं ये पेयर में यूज़ किए गए हैं। किस में यूज़ किए हैं? पेयर में। इसलिए हम लोग जो है इनको कोरिलेटिव कंजंक्शन भी बोलते हैं। कौन सा कंजंक्शन बोलते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है। तो इस तरीके से कंजंक्शन जो है वो दो क्लॉजेस को भी जोड़ सकता है। तीसरा सेंटेंस आपने लिखा बाला इज ए गुड बैट्समैन एंड अनुज इज ए गुड बॉलर। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बाला इज़ अ गुड बैट्समैन, ये हमारा पहला सेंटेंस है। अनुज इज़ अ गुड बॉलर, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। और इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? एंड। तो एंड यहाँ पर हमारा क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। तो हमने कंजंक्शन को समझा। क्या होता है कंजंक्शन? कंजंक्शन संयोजक वह शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यांशों को या दो वाक्यों को क्या करता है? जोड़ देता है। तो ये हमारा ग्रामर का 7वां टॉपिक है जो हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं और कंजंक्शन के बाद हम लोग अगला जो टॉपिक अपना उठाएंगे, टॉपिक नंबर 8, वो है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। टॉपिक नंबर 8 हमारे पास में क्या है दोस्तों? आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स क्या करते हैं? तो इनके लिए अपन बोलेंगे दीज आर यूज्ड टू प्रोवाइड, these are used to provide additional, these are used to provide additional information, these are used to provide additional information regarding noun। आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स का काम होता है कि जो भी नाउन हमारे पास अवेलेबल है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें ये वाक्य में उपलब्ध करवाते हैं। ठीक है। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। अब आर्टिकल्स कौन से हैं हमारे पास? तो देखो अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? हमारे पास है ए, एन और द। ठीक है। 3 आर्टिकल्स हैं हमारे पास। देखो इसको हम लोग
द भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। देखो इसको द कब पढ़ेंगे, जब हम लोग इसको किसी कॉन्सोनेंट से पहले यूज़ करेंगे तो द पढ़ेंगे, और अगर किसी वॉवल से पहले पढ़ेंगे तो दी पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल द डॉग, और यहाँ पर हम लोग बोलेंगे दी एंड। तो ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान रखना है। ओके, अब ये जो दोनों आपको नज़र आ रहे हैं ए और एन, इनको हम लोग बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं इनडिफिनिट आर्टिकल। और ये जो द है इसको हम लोग बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। इसके अलावा ये जो शब्द हम लोग लैंग्वेज में देखते हैं, लिटिल, फ्यू, सम, एनी, एटसेट्रा, ये जो है दोस्तों लैंग्वेज में किसके नाम से जाने जाते हैं? डिटरमिनर्स के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा 8वां टॉपिक है ग्रामर का वो है आर्टिकल्स एंड डिटरमिनर्स। ये क्या करते हैं? नाउन के संबंधित कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं। और 2 टाइप के आर्टिकल हैं, इंडिफिनिट और डिफिनिट। उसके बाद में कुछ हमने डिटरमिनर्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं। अब कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं जिससे हमें जो है क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा कुछ इस तरीके से, आई हैव ए कार। तो आई हैव ए कार के अंदर कार जो है ये हमारा नाउन है, और इस नाउन की हमें जानकारी दे रहा है कि हमारे पास कितनी कार है? एक। तो ए जो है इस सेंटेंस में हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल हो गया। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कुछ इस तरीके से, आई वॉन्ट एन अम्ब्रेला, कि मुझे जो है एक छाता चाहिए। तो इस सेंटेंस में अम्ब्रेला जो है ये हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एक छाता ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर कौन आ गया है? एन आ गया है। तो एन जो है इस सेंटेंस में हमारा इनडिफिनिट आर्टिकल है। एक सेंटेंस आपने लिखा, वी वेंट टू आगरा एंड सॉ दी ताज महल। ये सेंटेंस हमने लिखा कि हम लोग जो है कहाँ गए थे? आगरा, और हमने क्या देखा था? ताजमहल। वी वेंट टू आगरा एंड सॉ दी ताजमहल। अब इस सेंटेंस में ताजमहल जो है ये एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। कैसा मॉन्यूमेंट है? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक एक धरोहर है। और जब भी हम लोग किसी ऐतिहासिक धरोहर की बात करते हैं सेंटेंस में, तो उससे पहले कौन सा आर्टिकल? द। अब आर्टिकल द का रोल क्या है? तो आर्टिकल द जो है दोस्तों, इसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। तो ये क्या करता है? जिस भी संज्ञा के लिए इसको उपयोग में लिया जाता है, उस संज्ञा को यह वाक्य में विशिष्ट दर्शाता है। उसको ये कैसा प्रकट करता है? विशिष्ट प्रकट करता है, स्पेशल शो करता है, डेफिनिट शो करता है। इसलिए हम लोग इस द को अंग्रेज़ी में क्या नाम दे देते हैं? डेफिनिट आर्टिकल बोल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर और देखिए, मैंने सेंटेंस लिखा, देयर वॉज ए लिटिल
वाटर इन द जग, ये सेंटेंस है। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द जग, इसका मतलब है कि जग में जो है बहुत कम या थोड़ा सा पानी था। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे हमारे पास एक नाउन नज़र आ रहा है, वाटर, जल। तो इस वाटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, ए लिटिल, कि जग में कितना पानी था, थोड़ा सा। तो ये जो ए लिटिल है ये वाटर नाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसे इस सेंटेंस में हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, डिटरमिनर। तो इसलिए जो है हम लोग आर्टिकल और डिटरमिनर्स लैंग्वेज में पढ़ते हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत जगह ज़रूरत पड़ती है और इनके डिफरेंट एप्लीकेशंस पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक नंबर 9, वो है हमारा टाइम एंड टेंस। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है टाइम एंड टेंस। अब टाइम एंड टेंस का उपयोग क्या है, तो टाइम एंड टेंस के लिए बोलेंगे कि इट इज़ यूज्ड टू गिव इंफॉर्मेशन regarding any action of English language। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब भी हमें अंग्रेज़ी भाषा में किसी एक्शन की जानकारी देनी होती है कि ये एक्शन किस समय हुआ, किस तरीके से हुआ, तो हम लोग वहाँ पर टाइम एंड टेंस का यूज़ करते हैं। अब देखो मैंने इसको दो कैटेगरी में क्यों बांटा, एक कैटेगरी मैंने बोली टाइम और दूसरी कैटेगरी मैंने बोली टेंस। इसका रीज़न ये है कि जब भी मैं टाइम की बात करूँगा, टाइम की, तो टाइम जो है, टाइम से मेरा कॉन्टेक्स्ट है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो जब भी टाइम से संबंधित बात होगी मतलब प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात होगी, और ये जो टेंस है आपका ये रिप्रेजेंट करेगा एक्शन को, और एक्शन का सीधा सीधा कनेक्शन किससे होगा, वर्ब से होगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मैंने इस चैप्टर को दो पार्ट में बांटा, टाइम एंड टेंस। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा कुछ इस तरीके से, आई एम टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज नाउ। ये मैंने एक सेंटेंस लिख दिया। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि मैं अभी आपको अंग्रेज़ी भाषा पढ़ा रहा हूँ। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम लोग थोड़ा ऑब्ज़र्व करें तो आई जो है ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। एम जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। एम हेल्पिंग वर्ब लगने से हमें ये पता चला कि हम लोग जो है वह कौन से टाइम की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम की, वर्तमान की बात कर रहे हैं। टीचिंग ये जो हमारा मेन वर्ब है जो कैसे बना है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बना है। टीचिंग ये हमें किसकी जानकारी दे रहा है, एक्शन की जानकारी दे रहा है, पढ़ाने का एक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये टेंस हुआ और ये टाइम हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज जो है दोस्तों ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है सेंटेंस के अंदर। ऑब्जेक्ट वह होता है जिस पर एक्शन का प्रभाव आता है। तो क्या पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेज़ी भाषा। और नाउ जो है ये आपका दोस्तों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एडवर्बियल फ्रेज़ है।
किसका एडवर्बियल फ्रेज है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज है मतलब कि ये जो है हमें बताता है कि ये जो एक्शन है वह कौन से टाइम का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टाइम का है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ता है? टाइम एंड टेंस। अब हम लोग आगे चलते हैं और अगले टॉपिक की बात करते हैं। जो अपना अगला टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। अगला जो अपना टॉपिक है वो है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होते हैं? तो दोस्तों कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली कंडीशंस और आउटकम्स की बात करते हैं। तो अपन बोलेंगे दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस conditions. These sentences express conditions and their probable result. ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये कंडीशंस के बारे में चर्चा करते हैं और उन कंडीशंस का जो संभव परिणाम होता है उसको बताते हैं। ठीक है, अपने को इंग्लिश लैंग्वेज में 5 टाइप पढ़ने हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के। 5 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। हमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें तो हमें 5 प्रकार के कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं। सबसे पहला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे ओपन कंडीशनल। उसके बाद में सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ज़ीरो कंडीशनल। उसके बाद में तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पास्ट कंडीशनल। उसके बाद में चौथा हम लोग पढ़ेंगे इमेजिनरी कंडीशनल। और पांचवा हम लोग पढ़ेंगे अनफुलफिल्ड कंडीशनल। तो ये 5 टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। ओपन कंडीशनल, ज़ीरो कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल, इमेजिनरी कंडीशनल और अनफुलफिल्ड कंडीशनल। ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस टॉपिक है हमारा। इसका एक एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस आखिर होता कैसा है, कैसा नज़र आएगा। जैसे आपने लिखा इफ़ आई वर ए बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि अगर मैं पक्षी होता तो नीले गगन में उड़ता। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है इफ़ आई वर अ बर्ड, ये आपको कंडीशन बता रहा है, इसलिए हम लोग इसको लैंग्वेज में क्या नाम दे देते हैं? कंडीशनल क्लॉज नाम दे देते हैं, शर्त सूचक वाक्यांश। और ये वाला जो पार्ट है आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये इसका क्या है? आउटकम है, या आप बोल सकते हैं प्रोबेबल रिजल्ट है, संभव परिणाम है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्या बोल देते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये
जो है कंडीशनल सेंटेंस का एक टाइप है, और आपको थोड़ा सा इन दोनों क्लॉजेस को देख के समझ में आया होगा कि ये कौन से टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। ये इमेजिनरी कंडीशनल सेंटेंस है, इमेजिनरी कंडीशनल है। क्यों है इमेजिनरी कंडीशनल? क्योंकि ये बोल रहा है अगर मैं पक्षी होता, तो आप पक्षी तो हो नहीं कर सकते, इमेजिन तो कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। तो कल्पना की गई थी कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं जो है आसमान में उड़ता। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझा जाता है ग्रामर का, और ये हम लोग पढ़ते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे आगे, और अगला जो हमारा टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो हम लोग पढ़ते हैं, टॉपिक नंबर 11। तो टॉपिक नंबर 11 में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। 11 नंबर जो हमारा टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि नाम से ही नज़र आ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए अपन बोलेंगे दिस टॉपिक हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग this topic helps us in understanding the bond between subject and verb। देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जैसा कि आपको नाम से भी नज़र आ रहा है, ये वो टॉपिक है जो हमें कर्ता और क्रिया के बीच का जो बॉन्ड है, जो रिश्ता है, जो नाता है, उसे समझने में मदद करता है। एग्जाम्पल से थोड़ा सा और चीज़ों को क्लियर करेंगे। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, जॉन एज वेल एज जेनी लाइक या likes to play chess in free time। ये सेंटेंस है कि जॉन एज वेल एज जेनी, जॉन या जेनी जो है उन्हें खाली समय में, फुर्सत के समय में चेस खेलना जो है पसंद है। तो यहाँ दोस्तों जॉन हमारा पहला सब्जेक्ट है, फिर बीच में एक फ्रेज़ नज़र आया एज वेल एज, और फिर कौन नज़र आया? जेनी। अब यहाँ क्या होता है, अक्सर दो सब्जेक्ट देख के लोगों को लगता है कि दो सब्जेक्ट है तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एज वेल एज फ्रेज़ से अगर हम लोग दो सब्जेक्ट जोड़ दें, कितने सब्जेक्ट जोड़ दें? दो, तो हमारा जो वर्ब है वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है? पहले सब्जेक्ट। अब पहला सब्जेक्ट जॉन जो है वो कैसा है? सिंगुलर, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी। अगर यहाँ जॉन की जगह कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो प्लूरल वर्ब आ जाती, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो है किसका यूज़ करेंगे? अब देखो, वर्ब जो है ओरिजिनल फॉर्म में, ये लाइक जो है ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, तो ओरिजिनल फॉर्म में वर्ब कैसी होती है? प्लूरल। हमें जॉन के अकॉर्डिंग वर्ब चाहिए तो हमें सिंगुलर चाहिए, तो हम लोग लाइक की जगह किसका यूज़ करेंगे? लाइक्स। जब भी हम लोग किसी वर्ब में एस या ईएस का उपयोग करते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी हम लोग किसी वर्ब में एस या ईएस का उपयोग करते हैं तो वर्ब जो है वो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है? सिंगुलर फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें हम लोग कौन से चैप्टर में सीखते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में सीखते हैं, जहाँ पे कर्ता और क्रिया का जो है रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं। अब हम आगे चलते हैं और जो हमारा अगला टॉपिक है वो समझते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है, टॉपिक नंबर 12, वो है क्वेश्चन टैग।
अगला जो टॉपिक है वो है क्या है, क्वेश्चन टैग। अब ये ऐसा टॉपिक है जो आप बोल सकते हैं एक तरीके से हिडन टॉपिक है, आपको साफ साफ कहीं सिलेबस में लिखा हुआ नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। क्वेश्चन टैग है क्या, तो क्वेश्चन टैग के लिए अपन बोलेंगे दोस्तों अ स्मॉल confirmation at the end of a small confirmation at the end of a sentence is known as क्वेश्चन टैग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी जो कथन है, स्टेटमेंट है, उसके अंत में एक छोटा कंफर्मेशन जो लिया जाता है उसे क्वेश्चन टैग बोलते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा आई एम अ गुड टीचर, ये सेंटेंस है। मैंने सेंटेंस क्या लिख दिया, आई एम अ गुड टीचर, मतलब मैंने कहा मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, ये सेंटेंस है, मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ। अब कंफर्मेशन आप क्या लेंगे, कंफर्मेशन लेंगे क्या नहीं हूँ, यही तो कंफर्मेशन लेंगे आप। मैंने कथन कहा मैं एक अच्छा शिक्षक हूँ, तो इसकी कंफर्मेशन आप कैसे लेंगे, इसकी श्योरिटी कैसे लेंगे, ऐसे ही तो लेंगे क्या नहीं है, क्या नहीं हो, क्या नहीं हूँ, इस तरीके से। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा आई एम अ गुड टीचर, ये हमारा स्टेटमेंट है, कथन है, और इस कथन की कंफर्मेशन जो लेंगे वही क्वेश्चन टैग होगा। अब आपने देखा कि जो हमारा कथन है या जो स्टेटमेंट है हमारा वो कैसा है, पॉजिटिव। तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन टैग बनेगा, जो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा वो हमेशा स्टेटमेंट का अपोजिट होगा, ऊपर वाले स्टेटमेंट का अपोजिट होगा। मतलब स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अब क्वेश्चन टैग बनाते समय हम लोग करते क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट का उपयोग करते हैं और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, एम है, तो हमने कहा एम नेगेटिव चाहिए तो एम नॉट, फिर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो क्या बन गया, एम नॉट आई। हमने जो लिखा ऊपर उसके अनुसार तो यही बनाएंगे, लेकिन ये हमारा क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि एम नॉट जो है ये हम लोग यूज़ नहीं करते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय। कहीं पर आपको अगर एम नॉट लिखना भी है, जैसे यहाँ पर ज़रूरत पड़ी, तो इसका जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, संक्षिप्त रूप है, क्योंकि जब भी हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब का संक्षिप्त रूप कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखते हैं। तो एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनता, एमेंट, लेकिन एमेंट बनता नहीं है लैंग्वेज में, तो आप बोलेंगे सर क्या बनाएंगे, तो देखिए एम के स्थान पे भी आपको आर का ही उपयोग करना पड़ता है, तो यहाँ आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बनेगा। तो आर नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है, आरेंट होता है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन टैग बन जाएगा आरेंट आई। क्वेश्चन टैग क्या बन जाएगा, आरेंट आई। तो आई एम अ गुड टीचर, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्वेश्चन टैग में क्या बन गया, आरेंट आई। ठीक है, तो ये सारी बारीकियां सीखने के लिए, समझने के लिए हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन टैग पढ़ना पड़ता है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और अगला जो ग्रामर का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वाच्य। अब ये जो वॉइस है ये बेसिकली है क्या, क्यों इसकी आवश्यकता है लैंग्वेज के अंदर। देखिए बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर एक्शन जो है
वो खुद सब्जेक्ट परफॉर्म नहीं करता है। जहाँ पर सेंटेंस में एक्शन खुद सब्जेक्ट परफॉर्म करता है वहाँ पर तो सब्जेक्ट एक्टिव मोड में है, तो आप उसको एक्टिव बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे जहाँ पर सब्जेक्ट खुद एक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्ट पैसिव होगा, मतलब सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, सब्जेक्ट के ऊपर जो है आपको एक्शन का इम्पैक्ट नज़र आएगा। तो उस तरीके की कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? वॉइस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो वॉइस जो है ये बेसिकली क्या है? इट एक्सप्रेसेस कम्युनिकेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव सब्जेक्ट्स। एक्टिव और पैसिव सब्जेक्ट्स का जो है कम्युनिकेशन बताने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वॉइस का। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा राहुल प्लेज क्रिकेट। अब इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, राहुल प्लेज क्रिकेट, तो इस सेंटेंस में राहुल जो है ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। प्लेज की अगर बात करें तो ये हमारा क्या है? वर्ब है। और अगर क्रिकेट की बात करें तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो एक्टिव है, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो क्रिकेट खेलने का एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो इसलिए ये जो सेंटेंस हमारा ऊपर नज़र आ रहा है वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। किसका सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। अब अगर मैं इसको पैसिव में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वह सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करते हैं, उसके बाद में मेन वर्ब का उपयोग करते हैं जो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और यहाँ पर हम लोग जो है बाई का उपयोग करते हैं। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग फील करेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, मतलब ऑब्जेक्ट जो है जो सब्जेक्ट के स्थान पे नज़र आएगा आपको वो एक्टिव नहीं होगा। वो कैसे मोड में होगा? पैसिव में, क्योंकि वो एक्शन नहीं करेगा, उसके ऊपर एक्शन का प्रभाव नज़र आएगा। तो ये जैसे लिखा हुआ है राहुल प्लेज क्रिकेट, इसका पैसिव अगर मैं बनाऊं तो इसका पैसिव क्या बनेगा? इसका जो है पैसिव बनेगा क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। ये यहाँ पर सेंटेंसेस आ गया। अब यहाँ तो राहुल क्रिकेट खेलता है और यहाँ अर्थ क्या है? क्रिकेट खेला जाता है राहुल के द्वारा। मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट यहाँ आपको नज़र आ रहा है क्रिकेट, जो ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया? ऑब्जेक्ट जो है वो किसके स्थान पर आ गया? सब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिखा है लेकिन ये मतलब नहीं है कि ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे आ गया है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में अगर देखा जाए तो क्रिकेट क्या है? सब्जेक्ट। अब क्रिकेट जो है वो कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्रिकेट वो एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जा रही है। तो आप क्रिकेट को इस सेंटेंस में जो है वो कैसा सब्जेक्ट बताएंगे? पैसिव सब्जेक्ट बताएंगे। और ये जो वाक्य आपको ऊपर नज़र आया है ये ही जो है किसका वाक्य है? पैसिव वॉइस का वाक्य है। किसका वाक्य है? पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? वॉइस, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और इसी के साथ हम लोग जो है पहुंचते हैं अपने अंतिम ग्रामर के टॉपिक की तरफ, जो होगा हमारा नरेशन। और नरेशन को जो है एक और नाम
से आप छात्र जानते हैं, जो है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये बेसिकली है क्या, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। ये कुछ नहीं है भाई, ये भी एक नाम है नरेशन का। उसको थोड़ा सा और ज़्यादा इलेबोरेट करके जब बात करते हैं तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोल देते हैं। अब नरेशन आखिर है क्या, तो ये है टू एक्सप्रेस और नरेट, to express or narrate a story or action is known as narration। तो नरेशन बेसिकली है क्या दोस्तों, तो नरेशन जो है दोस्तों ये है कि ये क्या करता है, हमें बताता है कि किस तरीके से आप किसी कहानी को या दो लोगों के बीच हुई वार्तालाप को या कोई घटना जो हो गई है और वहाँ पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है, उस व्यक्ति को वो घटना नरेट करने के लिए, बताने के लिए, कन्वे करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, नरेशन का। टू एक्सप्रेस और नरेट अ स्टोरी और एक्शन इज़ नोन एज नरेशन। ठीक है, अब समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कुछ इस तरीके से, डायरेक्ट स्पीच, और एक लिख दिया इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में यहाँ पर जो है सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, Rahul said to Riya, I love you। ये सेंटेंस है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ जो लिखा हुआ है राहुल सेड टू रिया, तो ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम लोग एक नाम देते हैं नरेशन में, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये जो इन्वर्टेड कॉमा में आपको नज़र आ रहा है आई लव यू, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। क्या नाम दे देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अब ये तो क्या है, ओरिजिनल जो कन्वर्सेशन है वो है, राहुल ने रिया से कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो ये डायरेक्ट बात है, इसमें कोई मिर्च मसाला एडेड नहीं है। जो दो सब्जेक्ट मौजूद थे उनके बीच में 1-on-1 कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन अब अगर इसी को किसी तीसरे पर्सन को नरेट करना है, कन्वे करना है, तो कुछ चेंजेस के साथ इसको कन्वे कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर क्या होगा, हम लोग लिखेंगे राहुल, और ये जो सैड टू है इसको हम लोग चेंज करके लिखेंगे किस में, टोल्ड में। किस में लिखेंगे, टोल्ड में। तो ये हो जाएगा राहुल टोल्ड रिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगा देंगे कंजंक्शन दैट। ये आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट राहुल के अनुसार चेंज हो जाएगा ही में। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में चेंज हो जाएगा। और ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिया के अनुसार ये किस में चेंज हो जाएगा, हर में। तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या बन गया, राहुल टोल्ड रिया दैट ही लव्ड हर। और ये सारे चेंजेस सीखने के लिए हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना पड़ता है, नरेशन चैप्टर पढ़ना पड़ता है। तो ये हमारे ग्रामर के 14 टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हुए जो हमको पढ़ने पड़ते हैं। इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।